कक्षा 11 के सभी छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये आज हमारा पहला वीडियो है। और निरंतर जब आपके ग्रुप पर किसी सब्जेक्ट का लिंक पहुंचता है तो आप उसी क्रम को बनाए हुए प्रतिदिन उसको देख लें, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन आपने बीच में मिस कर दिया, नहीं देखा, तो फिर आगे का जो पढ़ाया जाएगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा भौतिक जगत है, पूरी दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत, इसके बारे में हम समझेंगे। और बेसिकली ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले हम जनरल जो बात आती है, हम सभी जानते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है, पहले तो हम आपको साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस आप लोग पिछली की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। हाई स्कूल तक आपने विज्ञान को एक पूर्ण विषय के रूप में पढ़ा है। अब यहाँ जो विज्ञान है आपका, वो 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक तो भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें बदलती हैं, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और जो भी उसका संपूर्ण विषय है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले यह बात आती है कि यह बात आप सभी भली बात जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस शब्द जो है वो साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। मानव की खास बात यह है कि वह अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और उसने बहुत हद तक अपने चारों ओर की जानकारी को प्राप्त भी कर लिया है। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? पहले तो हम आपको ये बता दें, सबसे सरल भाषा में कहें कि हम जो कुछ भी अपने परिवेश मतलब चारों ओर जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं, उसी के आधार पर खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। तो हम अपने चारों ओर के परिवेश में जो भी देखते हैं, उसी के आधार पर हम खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। सामान्य शब्दों में हम विज्ञान इसी को कहते हैं। वैसे तो आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर ये हमारी सामान्य शब्दों में ये परिभाषा हो गई है। विज्ञान सदैव ही गतिशील है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान जो है रुक गया है 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। और विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। जो भी खोजें पहले हुई हैं 1400-1500 ईस्वी के समय में, उसी के क्रम को आगे लोगों ने प्रयोग किया, दोहराया, कुछ निष्कर्ष निकाले, पूर्व ज्ञान से कुछ जानकारी प्राप्त की, और नवीन आगे खोजें जारी रहती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। इसके बाद में जहाँ तक बात आती है, भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो एक फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के एक फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति, नेचर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। प्राचीन काल में ऋषियों, वेद के ज़माने में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। इससे जो प्राचीन समय के अनुसार एक परिभाषा निकलती है भौतिकी की, वो इस प्रकार है कि भौतिकी वह विज्ञान है
जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जनरली प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम देखते हैं सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, कोयले का जलना, चंद्रमा की गति, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, ये सभी जो घटनाएं हैं ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्रकृति में ही ये संपन्न होती हैं। इसके बाद में बात आती है द्रव्य, मैटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि पदार्थ हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर ये द्रव लिक्विड वाला द्रव नहीं है, ये है द्रव्य। द्रव्य का मतलब है जो भी हमारा पदार्थ। तो ये द्रव्य मैटर प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे वो बड़ी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, द्रव्य कहलाती है। समझ में आ गया द्रव्य किसे कहते हैं? जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती हैं, जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट महसूस कर सकते हैं, वो सभी द्रव्य कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि, ये सभी द्रव्य हैं। उसके बाद में बात आती है ऊर्जा की। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, हम कार्य कर सकते हैं या कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम कार्य को कर पाएंगे। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं। ऊष्मा जो है आपकी हीट, वो भी ऊर्जा है। प्रकाश, लाइट, ये भी ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के स्वरूप हैं। पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा परस्पर अनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एक बात क्लियर होती है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके संबंध को हम आगे की कक्षाओं में या इसी कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। E बराबर mc², जहाँ E है आपकी ऊर्जा, m है द्रव्यमान और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ से एक नवीन भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकल के आती है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान हो गया तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं, जो भी वह किस किस के साथ में कैसे भाग कर लेती हैं, और उसके बाद में उनका रूपांतरण, ऊर्जा किस तरह से रूपांतरित, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, इन सभी का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है। और वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स, कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें ठोस, द्रव, गैसों के बारे में हम पढ़ेंगे और बल, ऊर्जा, कार्य, ये सब हम इस मैकेनिक्स के अंतर्गत आगे आता है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, इसमें जो है ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है। कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश की ऑप्टिक्स, इसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सब ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये दोलनी गति
तरंगे, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर, फैराडे आदि के नियम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और आगे भौतिकी का समाज में क्या स्थान है, भौतिकी और समाज किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट हैं, वो हम आपको बताते हैं। वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति ये बात आसानी से स्वीकार कर लेगा कि आज का युग जो चरम पर है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकी का विशेष योगदान है। ये कहा जा सकता है कि समाज की भौतिक प्रगति में भौतिकी का ही नहीं बल्कि विज्ञान की अन्य शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जेम्स वाट के भाप के इंजन से लेकर यातायात के दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसमें विश्व में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मिलने तथा संस्कृति को आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और नई नई चीज़ें और खोज करने का अवसर मिला है। अब भौतिकी के अंतर्गत मैकेनिक्स में आपने गति और ये सब पढ़ेंगे। इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं भौतिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, ईसीजी, जीसीटी, स्कैनिंग, कलर डॉपलर, ये सभी जो हैं इनका लाभ जो हमें चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है। इन सारी मशीनों से बड़ी बीमारियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। भौतिकी का कृषि के क्षेत्र में हमारा कृषि के नवीन उपकरण हो गए, अन्य कीटनाशक दवाइयाँ हो गई हैं और उपज बढ़ाने वाले बहुत से ऐसे उर्वरक हैं जिनसे हमारी कृषि है आसान हो गई है। यातायात के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर जगह पर भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में।